नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है आज की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज का दिन अहम दिन है क्योंकि आज लोकसभा में 18वीं लोकसभा में स्पीकर का चुनाव हो गया। हालांकि विपक्ष की तरफ से उनके उम्मीदवार भी खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने भांप लिया था कि अगर वोट मांगा जाएगा तो फिर हार तय है, तो इसलिए ध्वनि मत से पारित हो गया और उसके बाद स्पीकर चुन लिए गए ओम बिरला फिर से एक बार। लेकिन खबर उसके बाद असली शुरू होती है जब आज के दिन को याद करते हुए, जी हां आज का दिन, क्योंकि कल सबने देश में देखा 50 साल आपातकाल, उसको लेकर देश भर में चिंता भी व्यक्त की गई कि किस तरह 50 साल पहले हुआ था। सबने खेद जताया, श्रद्धांजलि दी उन शहीदों को जो उस वक्त शहीद हुए, उन लोगों को जिन्होंने यातना झेली थी। लेकिन आज ही के दिन मैं ये भी बता दूं कि 26 जून वो दिन है जिस दिन कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को पारित कर दिया था, यानी मोहर लगा दी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाने के फैसले को। इसलिए आज का दिन इस हिसाब से महत्वपूर्ण था। इसलिए सदन में प्रस्ताव लाया गया ओम बिरला की तरफ से, और जब मौन रखा गया तब कांग्रेस ने हंगामा बर्पा कर दिया। कांग्रेस के नेता और एलओपी जो अब बन गए हैं राहुल गांधी, उनके नेतृत्व में सबने हंगामा किया और उनका यह कहना था कि आज के दिन को क्यों याद किया जा रहा है, यानी आपातकाल की याद। अब तो 50 साल हो गए, आज क्यों किया जा रहा है उसको याद। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि जहां पर विपक्षी एकता का पूरी तरह से ढोल पीटा जा रहा है, तमाम बातें की जा रही हैं, आज राहुल गांधी अकेले दिखाई दिए। पहले ही दिन ना तो समाजवादी पार्टी उनके साथ दिखी, ना तृणमूल कांग्रेस उनके साथ दिखी, ना ही विपक्ष के बाकी नेता उनके साथ दिखाई दिए। यानी आज पहले ही दिन यह पता चल गया कि राहुल गांधी के लिए विपक्ष को साथ लेकर चलना टेढ़ी खीर है, क्योंकि आपातकाल में इन नेताओं ने याद किया उन दिनों को और मौन भी रखा, क्योंकि सभी के नेता एक तरीके से पीड़ित हुए थे, चाहे मुलायम सिंह यादव हो या फिर कि करुणानिधि हो। तो तमाम नेता जो पीड़ित थे, जिनके पूर्वज पीड़ित थे, उन सब ने मौन रखा सिवाय कांग्रेस पार्टी के और राहुल गांधी के। तो चलिए आज जरा शुरुआत इसी बात की करते हैं कि क्या आने वाले दिनों में अब राहुल गांधी के लिए विपक्ष को एक साथ ले जाना टेढ़ी खीर है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस नेत्री ममता बनर्जी ने स्पीकर के चुनाव को लेकर के भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि हमसे बात नहीं की गई, सहमति नहीं ली गई। आज उन्होंने एक तरीके से वोटिंग मांग ली थी, जबकि बाकी का जो विपक्ष है कांग्रेस के नेतृत्व में वो वोटिंग नहीं मांग रहा था। तो ये जो छींटाकशी चल रही है, रस्साकशी चल रही है, इसमें एकता क्या चूर चूर हो गई है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान जिसकी वजह से आज ये खबर चर्चा में है। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जुड़ो विरोध किया। एक तरफ तो आप सहयोग की अपील की बात करते हो, मिलजुल कर सदन चलाने की बात करते हो, और पहले दिन आग लगाते हो। जिनमें नैतिकता नहीं थी, भले ही वो विपक्ष में हो कांग्रेस के साथ, जैसे अखिलेश यादव थे, उनके पिताजी जेल में थे, डीएमके कांजी मौंजी थी, उनकी पार्टी डिसमिस हो गई थी। लालू जी की पार्टी आरजेडी, उनकी बेटी का नाम ही मीसा है, तो मीसा में बंद थे। हम लोगों ने कानूनी अधिकार दिया जिससे इन्हें भत्ता, सुविधाएं, सम्मान मिल रहा है। बीजेपी बताए कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए 1 लाख रुपए भत्ता कब करेगी। और आज जो कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान के खतरे की बात कर रहे हैं, तो संविधान तो 75 में खतरे में हुआ था जब देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। सारे फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार थे जब्त हो गए। जब 50 साल इमरजेंसी के पूरे होने को आ रहे हैं, जरूरी है कि मौजूदा पीढ़ी
और आने वाली पीढ़ी भी उस दौर को समझे। सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए ये इमरजेंसी लगाई गई थी। हम लोग संघर्ष किए, जेपी के शिष्ट हैं हम लोग। अखिलेश यादव के पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव तक आपातकाल में बंद हुए थे और आज वो उसी कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। आपातकाल ने जो दर्द दिया है, क्या है? राहुल गांधी जी अंधे हैं, बहरे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पन्ने पलट के देख सकते हैं। इतने बड़े अत्याचार के काल को आज उनको तुरंत आकर के देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। ऊपर से श्रद्धांजलि देते समय हल्ला करते हैं, देश माफ नहीं करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इतिहास जो है ना, वो बदला जा सकता है, सिर्फ उसे याद किया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है वर्तमान को। और इसीलिए जो बात कही जा रही है, संविधान की कॉपी आजकल बहुत दिखाई दे रही है सारे विपक्ष के नेताओं के हाथ में। यहां तक कि विपक्षी नेता ये भी भूल गए कि एक तरीके से संविधान की ही तो ओथ लेकर के वो आगे बढ़ते हैं सांसद के तौर पर, उसके बावजूद एक और कॉपी हाथ में लेकर के जब वो सदन में दिखाई दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है? तो चलिए जरा चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों को आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ आरपी सिंह जी मौजूद है, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। हरनाम सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, जो कि पक्ष रखेंगे कांग्रेस पार्टी का। हमारे साथ तारिक खान जी हैं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान अनंत विजय जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही सौमित घोष जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जरा हम बंगाल की राजनीति भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं जरा शुरुआत तारिक खान जी आज आप ही से करना चाहूंगी। मुलायम सिंह यादव जी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने जब उनको श्रद्धांजलि दी थी पहले, तो कहा था कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के जो प्रमुख सिपाही रहे, उस तरह से उनको याद किया गया और हमेशा उनको इसी तरह से याद भी किया जाता है। मुलायम सिंह यादव 19 महीने का एक लंबा पीरियड था जब वो जेल में रहे थे। आज जब ये सब हो रहा था तो दिख गया कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ नहीं है। पहले ही दिन ये चीज दिखाई दे रही है ना, एलओपी बनने के बाद। तो ये इतना हो हल्ला जो हो रहा था, वो क्यों हो रहा था? आप लोगों ने समझाया नहीं राहुल गांधी को कि भाई उन चीजों को याद करते हैं, मौन धारण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे की भविष्य देखते हैं? देखिए, इमरजेंसी को जस्टिफाई कोई नहीं कर, ठीक है। इमरजेंसी इंपोज करना गलत था, जिसका नेताजी ने और भारतीय जनता पार्टी के जो इनके पूर्वज नेता हैं, तब की जनसंघ है, वो सबके सब जेल में। ये बात सच। लेकिन मैं कह रहा हूं, इमरजेंसी भारत में 3 बार लगाई गई। अगर इमरजेंसी को ही याद करना था तो 62, 71 और 75 तीनों की याद करनी चाहिए। एक ही क्यों की? पहला सवाल। दूसरी बात, इंदिरा गांधी ने 1978 में यवतमाल महाराष्ट्र में इमरजेंसी लगाने की जो एक्ट था, उसके लिए माफी मांगी। इंदिरा गांधी ने यह भी कहा था कि हम देश से माफी मांगते हैं जो भी क्षति हुई। अब आप माफ करें या न करें, यह भी एक सवाल है कि इंदिरा गांधी ने उसके लिए रिग्रेट किया था और कहा था कि जो भी क्षति पहुंची है, अगर देश को और लोगों को, हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और माफी मांगते। अब वो देश माफ करे या ना करे, उसकी बात अलग है। कल के दिन वहां पर एक बात और की, अभी मौन भी रखा गया इमरजेंसी के टाइम में। कितने लोग मरे थे? कुछ ऑफिशियल डेटा है क्या? कुछ ऑफिशियल डेटा है क्या कि कितने लोग इमरजेंसी के टाइम में मर गए थे? मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं। अगर आपके पास जानकारी होगी तो दीजिएगा। लोग जेल जरूर गए थे। उसके बाद एक डिमांड और मैं करूंगा। 23 दिसंबर को किसान दिवस होता है और उस दिन भी मैं उम्मीद करूंगा कि मौन रखा जाएगा, क्योंकि 700 किसान मरे थे जब किसान आंदोलन कर। मौन रखाइए तो सब दिन के लिए रखाइए ना भाई। ये स्पेशली टारगेट करके एक दिन का मौन पर क्यों? इमरजेंसी भारत में 3 बार लगाई गई। इमरजेंसी लगाना नॉन डेमोक्रेटिक है। समाजवादी पार्टी हर तारिक जी काउंटर क्वेश्चन आप ही से है। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा आपकी दलील सुन करके, क्योंकि आप ही की पार्टी है ना। अभी आपने खुद ही अखिलेश यादव को सुना होगा, जिन्होंने लोकतंत्र रक्षक सेनानी
ये तमगा देकर के उनको पूरा एक तरीके से पेंशन देनी शुरू किया, वो बीजेपी से पूछ रहे हैं कि आप कब देंगे। क्या आपने ये जो जिसकी आप किसान आंदोलन में जो शहीद हुए उनके लिए भी कुछ, उनके परिवारों के लिए कोई पेंशन शुरू की हो? उनके परिवारों जो आप कह रहे हैं कि जो मारे गए किसान, ये आपके बताओ, आधे घंटे के लिए भाई बताइए तो सही। मेरे तो आप ही की पार्टी ने जो शुरू किया आप उसी को झुटला रहे हैं क्या? एक सेकंड, सिर्फ आप नहीं मानती कि 700 किसान मरे थे? आप नहीं मानती? आप कह दीजिए मैं नहीं मानती। मेरे मानने ना मानने की बात नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं मानती हूं कि अगर धूप में कोई खड़ा है और उसकी मौत होती है तो उसको शहीद कहा जाए, अगर बरसात में कोई खड़ा है उसकी मौत होती है तो उसको शहीद कहा जाए। शहीद होना, शहीद शब्द का अपमान आप लोग बार बार मत किया करो। और पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोगों के बारे में मुझे बात नहीं करनी है, उस पे मेरी अपनी दलील है, आपकी अपनी दलील है। पहले आप आज के मुद्दे पर बात कीजिए। आप रिपोर्टर है ना, ये मत कहिए कि कोई धूप में मर गया। अगर आपका क्लेम है भूख से मरने की तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने कहा बारिश में खड़े होकर मर गया होगा। हमारे हिसाब से 700 किसान शहीद हुए, तो उनके लिए चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर होती है। हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि उनके लिए भी मौन रखे। आपने कहा हमने क्या दिया, 10 मिनट के लिए सरकार चलाने को दे दीजिए, सब कुछ दे देंगे। अच्छा, हम सत्ता में हैं क्या? हम सत्ता में हैं, ठीक है। अभी आप दे दीजिए, हमको सत्ता दिलवाइए ना, आप रिकमेंड कर दीजिए, दे दे या कैबिनेट का निर्णय लेने का पावर दें। हम जो कहें, हम जैसे विपक्ष की बात कैबिनेट मान यही ठीक है। आरपी सिंह जी, सवाल यही है जो बात अखिलेश यादव ने कही कि सिर्फ मौन रखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनके लिए किया क्या जा रहा है। जो किया वो मुलायम सिंह यादव ने किया, जिसको कि अखिलेश यादव फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया? देखिए, देश के इतिहास में आजादी की लड़ाई के बाद अगर दूसरी कोई लड़ाई लड़ी गई देश की आजादी के लिए, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, प्रेस की आजादी के लिए, तो वह इमरजेंसी थी। और जो लोग लड़े उनको पहली बार सम्मान मिला तो वो तब मिला जब जनता पार्टी की सरकार थी, जब भाजपा की सरकार थी। दूसरी बात, ये कहने की कोई डाटा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। सर, लगभग 1,13,000 लोग जेल में डाले गए, 10,000 से ज्यादा उसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जिसमें मुलायम सिंह यादव भी थे। मैं खुद इमरजेंसी की कारण से राजनीति में आया, हालांकि मैं जेल में नहीं गया, मैं स्कूल में जाता हुआ बच्चा था, परंतु जो हालत देखता था, स्थितियां देखता था, इमरजेंसी के विरोध में हम लोगों ने हैंडबिल डाले थे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में। तो गुस्सा था जो हालत देखते थे अपने आसपास, इस प्रकार के वहां पर दम्बेश थी पूरे सिस्टम की। परंतु आज अगर वह इतिहास बच्चों तक जाए, वह इतिहास देश के आगे जाए, ताकि कोई और वैसा दुस्साहस ना कर सके वापस से, और वैसा दुस्साहस करने की कोई कोशिश भी ना कर सके, तो इसमें क्या बुराई है? मतलब मुलायम सिंह यादव भी जेल में रहे, उनको उनकी याद में कि उनको जेल में रखा गया, 19 महीने प्रताड़ना दी गई। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक हमारे प्रोफेसर साहब थे भाजपा के, बाद में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, ओम प्रकाश कोहली, वह एक टांग से अपाहिज थे। अब मानो कि कई दिन तक उनको खड़ा रखा गया उस अपाहिजता के बावजूद, सिर्फ प्रताड़ना देने के लिए। जिस प्रकार से प्रताड़ना दी गई वो तब व्यक्ति की कल्पना से बाहर है, एक नॉर्मल व्यक्ति की कल्पना से बाहर है। ठीक है। वो इमरजेंसी, सिर्फ 1 मिनट, इमरजेंसी ऐसा नहीं था कि किसी को जेल भेजा जा रहा था, मतलब वह इस प्रकार था कि अब बस आपने जेल में ही रहना है, जेल से बाहर नहीं आ सकते आप, खत्म, आपका जीवन, अब पूरा जीवन जेल में ही रहेगा। ये तो कुछ किन्हीं कारणों से, और 1 मिनट दिए, 1 सेकंड, ये किन्हीं कारणों से कुछ ऐसा दबाव बना, कुछ ऐसा माहौल बना कि उन्होंने इमरजेंसी हटा दी मिसेस गांधी ने, और चुनाव हो गए देश में, और उसका जवाब उनको मिल गया। परंतु ये कहना कि मिसेस गांधी ने इमरजेंसी कोई रातों रात लगाई, नहीं, वो सोची समझी एक डीएनए का इफेक्ट। मैं आपको 10 जनवरी 1975, सॉरी 8 जनवरी 1975 में सिद्धार्थ शंकर सिंह ने चिट्ठी लिखी, सिद्धार्थ शंकर राय ने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के बेसिस के ऊपर इमरजेंसी का प्रोसेस शुरू हुआ। तो ये पूरा का पूरी एक सोची समझी चाल थी। सवाल यही है, अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं और तमाम लोग यही कह रहे हैं कि जो बात 50 साल पहले हुई उसको आज बार बार याद करने का क्या मतलब है? जब इंदिरा गांधी ने देश की आजादी की लड़ाई याद करते नहीं करते, देश की आजादी की लड़ाई याद करते नहीं करते, 1947 याद करते नहीं करते, 15 अगस्त याद करते नहीं करते, 14 अगस्त मैं नहीं भूलता,
जब मेरे परिवार के लोग काटे गए थे, मारे गए थे, हम नहीं भूलते। तो हम 14 अगस्त याद करते हैं 1947 का, हम 15 अगस्त याद करते हैं देश की आजादी के दिन का। तो वैसे ही ये दूसरी लड़ाई थी देश की आजादी के लिए। ओके, हरनाम जी, एक तो मैं अभी आपसे सवाल कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद जब किसी और का मौका आएगा, मैं चाहूंगी कि जहां भी आपने अपना फोन या कैमरा रखा हुआ है ना, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रखें। आप बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी जो लाइट है वो बैकड्रॉप में आ रही है और आप बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहे हो, आपका चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा। मैं समझ गई आप कहीं बाहर है, मैं समझ गई, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में कैमरा रखें और उस तरफ बैठे। लेकिन अभी मेरा सवाल आपसे ही है कि कांग्रेस को इतना ताव क्यों आया मौन रखने में? जब आप गलती मान चुके हैं ना, तो फिर जब गलती मान ली तो अब उस पर मौन रखने में दिक्कत क्या थी? आज इतना हल्ला क्यों मचा लिया? और ये क्यों कहा गया कि हम भर्त्सना करते हैं प्रस्ताव की? उस प्रस्ताव की भर्त्सना क्यों की गई? देखिए, पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री भी और सब लोग, पक्ष जो है ये चाहता है कि विपक्ष जो है, प्रतिपक्ष जो है, वो एक स्वभाव में भी एक तरीके से देश को, संसद को चलने दे या एक सही मुद्दों पर डिबेट हो। आज एक अनर्गल बात जो कि जिसका आज कोई रेलेवेंस नहीं है। आज रेलेवेंस है। 26 तारीख है आज ही के दिन कैबिनेट ने मोहर लगाई थी आपातकाल के प्रस्ताव को और फैसले को इंदिरा गांधी के। तो आज का दिन रेलेवेंस है उसका, आज के दिन का। ये मत कहिए आज के दिन का कोई महत्व ही नहीं है। उसके बाद हम आज के जो प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने खुद इस बात को कहा था कि उस वक्त कि तत्कालीन प्रधानमंत्री से उस वक्त ये हमसे मिस्टेक हुई थी कि इसकी लगा। लेकिन इसके बाद दूसरी बात ये भी है कि जब 2 साल इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए तो देश की जनता ने मिसेस गांधी को, इंदिरा गांधी को बहुमत दिया। आप ये समझ लीजिए, देश की जमहूरियत सबसे बड़ी है, लोकतंत्र सबसे बड़ा है। अगर उस वक्त कोई ऐसा निर्णय लिया गया और उस निर्णय के बाद देश की जनता ने के पास एक चुनाव चुनने का मौका था, तो उन्होंने चुनाव जो किया वो इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी का किया। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इस लोकतंत्र में अगर सही गलत का फैसला हमेशा चुनाव में होता है, और जब चुनाव में देश की जनता वोट कर चुनती है, तो मैं समझता हूं कि फिर उसके बाद सब कुछ साफ साफ हो जाता है। हमारे देश में और पूरी दुनिया में हरनाम जी, इतिहास नाम की एक चीज होती है, एक सब्जेक्ट होता है, बच्चों को बचपन से पढ़ाया जाता है। इतिहास में लोग थीसिस करते हैं, इतिहास में PhD होती है, सब कुछ होता है ना। इतिहास को खत्म तो नहीं कर दिया जाता है। जब इतिहास के पन्नों में कुछ दर्ज होता है और देश को उसके बारे में जानकारी होती है, तो उसको झुठला नहीं सकते, उसको झुठला नहीं सकते ना हरनाम जी। तो उसको कैसे झुठला दोगे आप आज के दिन को? देखिए, देश की आजादी में कांग्रेस के और देश के तमाम लोगों का, केवल RSS को छोड़कर सबका हाथ रहा। ये आपकी आवाज चली गई, आवाज चली गई हरनाम जी। संसद में इस तरीके का इन्होंने एक तरीके का कृत्य किया है, और ये चाहते हैं कि देश के जो और मुद्दे हैं, आज देश को विकसित बनाना, किस तरीके से देश की तरक्की, अमनो अमान के लिए काम किया जाए, उसमें आप प्रतिपक्ष की भागीदारी को रखते, उसमें आप आज प्रतिपक्ष के लीडर से सुझाव लेते, ना कि एक जो 50 साल पुराना बीत गया मुद्दा। बहुत सारे इस देश के 75 साल में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम याद करें तो बहुत सारे दुख भी होंगे, बहुत सारा प्रलाप भी होगा, लेकिन हमें ऑप्टिमिस्ट तरीके से, पॉजिटिव तरीके से देश को आगे अगर बढ़ाना है, तो हमें इस तरीके की अनर्गल चीजों को संसद में खासतौर पर, आपातकाल अनर्गल था, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, बार बार कह रही है, मैं समझ पा रही हूँ इस बात को। यही बात तो हाउस में कहनी थी आज की, अनर्गल था वो, सब कुछ नहीं होना चाहिए था दोबारा से। अनंत विजय जी, दिक्कत क्या है इस बात में? अब उन्होंने खुद ही कह दिया ऐसी अनर्गल चीजों को याद नहीं करना चाहिए। मतलब एक तरीके से आप समझ ही गए क्या कहना चाह रहे हैं हरनाम जी भी, कि आगे बढ़े, अनर्गल बातें भूले, ऐसे कुकृत्य दोबारा से ना हो। ऐसे कुकृत्य मैंने कुकृत्य और अनर्गल कहा जो पार्लियामेंट में आपने किया है। अच्छा, कुकृत्य नहीं था, मतलब ठीक था वो। अब हमने एक बार दोहरा दिया, 3 बार दोहरा दिया, 5 बार दोहरा दिया, तो कुकृत्य वाला वर्ड से आपका क्या, कुकृत्य वर्ड से इतनी क्यों आपत्ति आ गई? कुकृत्य था ना ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, जो संसद है उस पर कॉन्क्रीट काम होने चाहिए, ना कि पहले दिन। आज जब स्पीकर का चुनाव हो गया,
आज पहले दिन संसद अब में क्या हरनाम जी, हुआ था? अगर वो बिजनेस पहला में दिन था। 26 जून को ही है तो क्या करे? तारीख तो नहीं बदल सकते ना। बिजनेस में होना था। आज ही तो 26 फिर जून कोई है तो देश क्या में कर ऐसा- सकते हैं? अनंत विजय जी, अच्छा सुनिए, अब जवाब सुनिए। ये अनंत विजय जी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो ये अपेक्षा कर रहे हैं सरकार से कि 26 जून को थोड़े दिन के लिए भुला दिया जाता, 2-4 दिन बाद 26 जून को याद किया जाता। अरे आज तारीख है, आज देश में इमरजेंसी लगाई गई, आज देश के संविधान के पन्ने पन्ने फाड़े गए, और जो आप लोग कह रहे थे कि आज ही मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली गई थी, वो मंत्रिमंडल की स्वीकृति भी गैर संवैधानिक तरीके से ली गई थी। पहले राष्ट्रपति का एसेंट हो गया, पोस्ट फैक्टो अप्रूवल लिया गया आके यहाँ, आज उसके बारे में माननीय लोकसभा के अध्यक्ष ने बताया भी। और अभी मैं सुन रहा था, मुझे हैरानी हो रही थी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जिसके संस्थापक रहे हैं, वो इमरजेंसी को परोक्ष रूप से जायज ठहराते हुए कह रहे थे कि देश में 3 बार इमरजेंसी लगाई गई, एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगाए गए 6 साल का इमरजेंसी था वो 62 से 68 तक, जब नेपा में प्रॉब्लम हुआ था, वो उस इमरजेंसी को फिर 71 में बांग्लादेश वार के समय लगाया गया था, उस इमरजेंसी को इस इंदिरा गांधी की सत्ता को आगे बढ़ाने के लिए लगाए गए इमरजेंसी से तोड़ना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मतलब दूर की कौड़ी लाकर और 3 इमरजेंसी की बात अगर की जा रही है और उनके ही लॉजिक को अगर रीमा जी आगे बढ़ाया जाए, तो क्या हम कह सकते हैं कि गांधी नेहरू परिवार ने देश में 3 बार इमरजेंसी लगाई? पहली बार नेहरू जी ने लगाई, 2 बार इंदिरा जी ने लगाई। तो ये तो और भी मतलब मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के हमारे साथी गांधी परिवार को और बड़े कटघरे में खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस परिवार की फितरत ही देश में इमरजेंसी लगानी है। पिता ने भी 8 साल तक इमरजेंसी लगाई और पुत्री ने 2 बार इमरजेंसी लगाई। तो मुझे लगता है कि जब हम इमरजेंसी के बारे में बात करें तो एक्सटर्नल जो एग्रेशन या नेपा में जो जिस प्रकार के प्रॉब्लम थी उसको छोड़कर इस इमरजेंसी के बारे में बात करें। और जब मैं अभी संविधान देखता हूं ना सबके हाथ में रीमा जी, तो मुझे लगता है कि सब लोग दिखाइए, कौन सा संविधान दिखा रहे हैं, कौन सा संविधान दिखा रहे हैं? ये बाबा साहब अंबेडकर वाला संविधान दिखा रहे हैं या इंदिरा जी वाला संविधान दिखा रहे हैं? इसको भी स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से इंदिरा जी के संविधान को एक जो प्रश्न उठते हैं उस प्रश्न से देश का ध्यान बटाने की कोशिश भी है। 42वां संविधान संशोधन हुआ जिसके बाद और जो सबसे जो जोड़ा गया माना गया जी, जिसकी वजह से इतने लोग पीड़ित हुए, प्रस्तावना मतलब बदल दिया गया संविधान का। आज वो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं जिन्होंने देश के संविधान की प्रस्तावना जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तमाम हमारे पूर्वजों ने तैयार किया था 2 वर्षों की मेहनत के बाद, उसको एक स्ट्रोक ऑफ पेन से बदल दिया। आज वो लोग संविधान बदलने की बात ठीक है। शौमिक जी आती हूँ आपके पास, लेकिन तारिक जी, राहुल गांधी करें तो करें, एक नैरेटिव बनाया गया किसी वजह से कि चलिए वोट पाने हैं लोगों को, जनता में को एक, मैं तो बरगलाना ही इसलिए कहूंगी क्योंकि वो बरगलाने वाली तस्वीरें तो आती हैं ना, 8500 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे, अभी तक तो आया नहीं, महिलाएं बेचारी धूप में, इसको कहते हैं अगर इसमें कोई महिला मरेगी ना तो वो शहीद जरूर मानी जाएगी कि वो बेचारी अपना घर बार बच्चों को पीछे छोड़ करके लाइन में लगी हुई है, हंसी मत, लाइन में लगी है कार्ड लेकर के कि 8500 रुपए कब आएंगे कांग्रेस के दफ्तर के बाहर इतनी कड़ी धूप में, तब तो मैं मानूंगी कि हाँ वाकई में ये नेताओं ने ऐसा किया कि बेचारी शहीद हो गई। चलिए, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, हाँ हरनाम जी, 15 लाख रुपए की बात भी कर लीजिए। हरनाम जी रुकिए ना, 15 लाख का अरे जुमला दिया रुकिए, था। 8500 रुपए तो अभी लेटेस्ट बात तो कर लीजिए। हाँ तारिक अब मैं बोलूं? जी, तो जो बात यहाँ पर अनंत विजय जी कह रहे हैं मैं उसी पर आना चाहती हूँ कि आप लोग क्यों संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूम रहे हैं? देखिए मैम, ऐसा है कि ये बिल्कुल बाबा साहब का संविधान, अभी पत्रकार महोदय ने अपनी ही बात को काट, उन्होंने जस्टिफाई कराया कि वो वाली इमरजेंसी क्योंकि युद्ध हो रहा था इसलिए लगाई, फिर अपनी ही बात को पलटते हुए कहा कि गांधी परिवार ने 3 इमरजेंसी लगाई। बिल्कुल लगाई, बिल्कुल लगाई, और इमरजेंसी लगाना बिल्कुल गलत था। जो इमरजेंसी एक्सटर्नल रीजन के लिए, लड़ाई के लिए लगा रहे थे, इन्होंने खुद ही जस्टिफाई कराया पहले, उसके बाद खुद ही कहा कि गांधी परिवार 3 बार इमरजेंसी लगाता है। अरे भाई लगाइए, फैक्ट को कहीं भी बैठकर जुटलाया नहीं जा सकता। कहां से लोग ले आते हो आप? में लड़ाई थी, जंग थी हमारी पाकिस्तान के साथ, उसने इमरजेंसी लगाई थी। 62 में जंग थी हमारी चाइना के साथ, उसने इमरजेंसी लगाई थी। लोगों के अधिकार छीनने के लिए इमरजेंसी लगाई थी। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि जंग की वजह से इमरजेंसी लगाई थी। 1975 की इमरजेंसी थी। सरदार जी का कान खुला कर 1975 की इमरजेंसी थी।
सरदार जी को इमरजेंसी में नहीं भेजा गया जेल के अंदर किसी को। सरदार जी को सुनने में दिक्कत हो रही है। क्या हुआ? इमरजेंसी लगती है। आरपी सिंह जी वो वही कह रहे हैं, वो 3 इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। हाँ सरदार जी सुन नहीं पा रहे। सरदार जी मैं वही बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी जो पत्रकार महोदय कह रहे थे वो पहले जस्टिफाई कराती कि वो इमरजेंसी क्योंकि युद्ध था इसलिए, ठीक है। फिर ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने 3 बार में एक बात कही है, इमरजेंसी को कभी भी समाजवादी नेता जो जेल में थे और इन्हीं के साथ जेल में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी सब जेल में थे और हम भी जेल में थे। कौन इस तरीके की परिस्थितियों को जस्टिफाई करता है? मेरा सवाल ही आपसे वही था तारिक जी, आप समझे ही नहीं पहला सवाल मेरा। मैंने यही तो कहा कि क्या राहुल गांधी के साथ जब 2 लड़के एक साथ बैठे होते हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, तो ये बात उनको बताई जाती है नहीं कि भाई हाउस में ये सब हुआ था, लोग पीड़ित हुए थे और इसलिए अगर मौन धारण किया जा रहा है तो हल्ला मत मचाइए। क्या अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को समझाया है? नहीं। अब आप अपनी वेदना मैं आज कहा है जब मैं अखिलेश हाँ, जी बगल से की सीट भी मिली है उनको उसी रो में। मैं अखिलेश जी से मिलूंगा तो पूछूंगा, अभी तो मिला नहीं हूं, आपके चैनल पे हूं, अभी कुछ घंटे पहले की बात है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि हम इमरजेंसी के खिलाफ थे, हैं, रहेंगे जब आप लोकतंत्र को मारेंगे। मगर बस 5 सेकंड और दीजिए। इमरजेंसी का हवाला दे देकर आप ये नहीं कर सकते कि देश में कुछ भी करें और इस चीज पर जस्टिफाई कराएं कि तब कांग्रेस, ये गलत। ऐसा कौन कर रहा है? किसने कहा? कोई एक बयान बताइए कि हाँ क्योंकि इमरजेंसी लगी थी इसलिए हम भी ये करेंगे, ऐसा किसी ने कहा है क्या? मैं बीजेपी वालों का एक ही फंडा होता है। क्यों फंडा होता है या बयान आया है? मतलब दोनों में हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं आप। 1000 बयान है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब भी कुछ होता है तो बीजेपी के नेता एक ही बात कहते हैं, क्या आपने तो इमरजेंसी लगाई, तो इसलिए हम ये इसका कर मतलब रहे ये हैं। है ऐसा किसने कहा? इसलिए हम भी कर सकते। सारे नेता कहते हैं, सारे। आरपी सिंह जी क्या है ये बयान? कौन से नेता का बयान है? मैंने नहीं सुना, आप बताओ। किसने कहा है कि क्योंकि इमरजेंसी लगी थी इसलिए हम भी ऐसा करेंगे? नहीं, असल में ख्याली पड़ाव बनाते हैं और ये कहते हैं कि इमरजेंसी, जिस चैनल पे आप बैठे हैं, इस चैनल को क्या कर दिया गया था सबको जानकारी है, अखबारों की हालत क्या थी सबको जानकारी है। आज ये खुलकर दूरदर्शन पर अपनी बात रखते हैं। तब तो चैनल नहीं थे, अखबार थे। अखबारों में लेख खाली कागज छापना पड़ा उनको। इंडियन एक्सप्रेस ने ब्लैंक छापा एडिटोरियल संपादकीय, ये कहकर कि हम संपादकीय लिख नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ पर सरकार ने अपने लोग बैठा दिए। वे दिन भूलते नहीं है। असल में आज इनको पूरी छूट है, सब कुछ जो चाहते हैं वैसा कर सकते हैं, जिसको चाहे वैसे गाली निकाल सकते हैं, प्रधानमंत्री जी को बुरा कर सकते हैं, उनको बाय नेम कॉलिंग करते हैं। ये सब छूट है। सर, एक मजनू सुल्तानपुर जी ने एक गाना लिख दिया था, उसके चलते हुए 1951 में नेहरू जी ने उनको जेल में डाल दिया था। ये स्थिति रही है कांग्रेस की। आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया, ये जो मीडिया वाला आपने पॉइंट उठाया। आरपी सिंह एक ब्रेक और लेना ये जल्दी। इमरजेंसी में ही खत्म नहीं हुआ। हाँ। उसके बाद राजीव गांधी पोस्टल बिल लेकर आए, जिसमें उस समय ईमेल नहीं होती थी, उस समय डाक से चिट्ठियां जाती थी, वो डाक आपकी खोलकर पढ़ सकते थे पहले, फिर आपके पास डाक आती। ये पोस्टल बिल राजीव गांधी लेकर आए। तो क्या कि इनके डीएनए में वो सब कुछ है, ठीक है, वो डीएनए में ही है। मैं इसी पॉइंट को मैं ब्रेक के बाद लेकर आती हूँ हरनाम जी के लिए और अनंत विजय जी के लिए, और शौमित जी भी इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। शौमित जी आप ही के पास आ रही हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिए, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए 5 की पंचायत। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और क्योंकि मीडिया की बात चली थी इसलिए मैं शौमित जी जरा अब आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। ना तो आज की डेट में किसी की भी ऐसी हिम्मत है और ना ही ऐसा कोई कर रहा है कि प्रेस कुछ बोले, मीडिया कुछ बोले, उसकी बिजली काट दें, उसको जेल में डाल दें, उसका चैनल बंद कर दें। ये सब तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मतलब बहुत सारी बातें उठती हैं, मैं उनको नहीं लेकर के आऊँगी। लेकिन शौमित जी, एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने तो दिखा दिया है पहले ही दिन से अपना एग्रेशन
कि हम कांग्रेस के साथ ताल में ताल मिलाकर नहीं चलेंगे। तो आने वाले दिनों में हम ये माने कि तृणमूल कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा अब नहीं बनेगी संसद में, साफ तौर पर। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीतिक के छात्र होने के नाते मुझे जो लगता है कि तृणमूल कांग्रेस का अपने एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है ममता बनर्जी का। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि संसद के बाहर और भीतर कोई इंडिया अलायंस में टीएमसी का कुछ अलग सा स्टैंड है, ऐसा नहीं है। लेकिन टीएमसी अपना स्टैंड हमेशा ये क्लियर करके रखा है, ये क्लियर है। अगर आप देखेंगे कि जो स्पीकर का इलेक्शन जो हो रहा था, इसमें भी जब कांग्रेस की तरफ से जो नाम आया था उसको लेकर भी ममता बनर्जी वाज नॉट हैप्पी, शी वाज नॉट हैप्पी। तो वहां पर भी एक चर्चा हुआ था हमारी पश्चिम बंगाल से, जब जितने भी टीएमसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पर ओथ लेने गए थे, वहां पर अभिषेक बनर्जी था, राहुल गांधी के साथ उनकी बातचीत भी हुआ है इनसाइड द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आलोचना हो सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स टीएमसी विल कीप देयर स्टैंड और वो स्टैंड अलग से लेते रहेंगे बिल्कुल। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीएमसी का इंडिया गठबंधन पे कोई प्रॉब्लम है या कोई बातचीत होना चाहिए। एक प्रॉब्लम क्या है आज की देश की जो राजनीति में, यहाँ पर डायलॉग होना बहुत जरूरी है। यस और नो के बीच में भी एक डायलॉग होना चाहिए। वो डायलॉग से बहुत समस्या का हल निकल सकता है, वो डायलॉग होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंसेस के हर एक पार्टी में वो डायलॉग हो सकता है। मतलब अखिलेश जी का कुछ डायलॉग्स हो सकता है, टीएमसी अभिषेक बनर्जी का कुछ डायलॉग हो सकता है। ओके, ठीक है हरनाम जी, इसी पॉइंट पर मैं आऊंगी। एलओपी तो बन गए राहुल गांधी, अब जिम्मेवारियां भी बढ़ेंगी, हाउस में रहना भी पड़ेगा। और जिस डायलॉग की बात यहाँ शौमित जी कर रहे हैं वो डायलॉग सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जिस सीट पर वो बैठे हैं उसके बगल में अखिलेश यादव, उनको भी नहीं सोचा उन्होंने इस बात का कि वो तो खड़े हैं मौन के लिए, लेकिन थोड़ा सा सब्र हम भी रख लें एलओपी के नाते। और क्योंकि हमारी ही पार्टी की सरकार थी जिसके ऊपर बात हो रही है, जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, तो ये सारी चीजें तो लगता है अभी सीखने की जरूरत है ना। एक मैच्योरिटी जिसे कहते हैं आनी चाहिए, उसका अभाव दिख रहा है अभी से। देखिए राहुल गांधी जी ने जब वो विपक्ष के लीडर बने हैं तो ये बात तय है कि वो बहुत जिम्मेदारी से, वो एक पहली बार पार्लियामेंटेरियन नहीं है, वो बार बार देश की जनता ने लाखों वोटों से उनको चुनकर भेजा। और इस बार तो उनको 2 सीटों से चुनकर भेजा था, इसमें एक वायनाड और एक रायबरेली थे। तो वो बहुत ही गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत ही परिपक्व नेता है। और कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा समन्वय की राजनीति की है, देश की हर पार्टी हर विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। हम हमेशा धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, संविधान में विश्वास करते हैं। उसी विश्वास के नाते मुझे पूर्ण यकीन है कि राहुल गांधी जो है देश के सर्वश्रेष्ठ विपक्ष के नेता रहेंगे, बनेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। अभी जो आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, कुछ छोटे छोटे मुद्दे हो सकते हैं कि जिनमें इंडिया गठबंधन बनने का मतलब ये नहीं है कि सारे मुद्दों पर इतने सारे जो अलग अलग विचारधाराओं के दल हैं वो हर मुद्दे पर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। किसी बात पर कोई हो सकता है कोई आगे पीछे रहे, कोई 75% उसको एग्री कर रहा है, कोई 60% एग्री कर रहा है। लेकिन ये बात जरूर तय है कि इंडिया गठबंधन की जितनी तमाम पार्टियां हैं वो देश की जो फांसीवादी पार्टी विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा की जो पार्टी देश में रूल कर रही है, फांसीवादी उसके खिलाफ है, वो बिल्कुल उसके खिलाफ है। और ये आपने अभी तक मुझे एक बार भी नहीं कहा, आपने एक बार, मैं राजनेताओं पर नहीं जा रही, लेकिन ये जो प्रेस की बिजली काटी गई और पत्रकारों के अखबार और सब कुछ बंद किया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया, उनको जेल में डाला गया, इसको फांसीवाद कहेंगे या नहीं कहेंगे? देखिए, जब पूरी इमरजेंसी को राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा क्या कि ये उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री की मिस्टेक थी, गलती थी, तो उसमें सारी बातें आई थी। लेकिन आज की तरह अघोषित इमरजेंसी तो नहीं हो रही कि देश के इलेक्शन कमीशन को बार बार विपक्षी दलों ने कंप्लेंट की, इलेक्शन कमीशन ने एक बार भी कॉग्निजेंस नहीं लिया। आज किस तरीके से सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, आज किस तरीके से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, आज किस तरीके से इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, आज किस तरीके से एनआईए का दुरुपयोग किया जा रहा है। आनंद विजय जी, आप मुस्कुरा रहे हैं लगातार, एक मिनट रुकिए हरनाम जी, आपको वो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट याद आ रही है क्या जिसमें तोता शब्द का इस्तेमाल हुआ था, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्या आप आनंद विजय जी? मैं बिल्कुल, मेरे दिमाग में बिल्कुल यही आया था कि जब सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था और किसकी सरकार थी? केज्ड पैरेट कहा था। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिंजड़े में बंद तोता है। एक तो तोता कम से कम अगर वो खुले आसमान में उड़ता है तो अपने हिसाब से उड़ सकता है, लेकिन उन्होंने केज्ड पैरेट कहा था, तब सरकार मनमोहन सिंह जी चला रहे थे।
और ये सब बातें ठीक नहीं लगती। ये देखिए मेरे पास ये अखबार की कटिंग है 27 जून 1975। ये देखिए ये हिंदी अखबार है, ये हिंदी अखबार 27 जून 1975 का अखबार है। हाँ। जिसमें लिखा हुआ है नया लोकतंत्र, सेंसरशिप लागू। और पूरा एडिटोरियल, ये दैनिक जागरण का अखबार है, वो पूरा अखबार एडिटोरियल छोड़ के छापा गया 27 जून को। तो आज ही तो वो हुआ होगा 26 को, तभी तो 27 को वो अखबार आया होगा। आज जो लोग अघोषित आपातकाल की बात करते हैं वो कहाँ ऐसा दृश्य देखने को मिलता है। और जो आप अब राहुल जी को आप कह रहे हैं कि अब वो बड़े सारे वो मतलब वो हो गए, क्या मैच्योर शब्द का उपयोग किया आपने अपने नेता के लिए कि बड़े मैच्योर लीडर हैं। भाई साहब 54 साल के हैं वो, 54 साल में तो मैच्योर होना ही चाहिए मुझे लगता है। और कई बार के सांसद हैं, 2004 से सांसद बन रहे हैं वो, तो 20 साल से सांसद हैं। और आपने अभी गिनाया कि 2 बार, इस बार 2 जगह से जीते, पिछले बार कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए अमेठी से हार गए थे। ये गौरव भी राहुल गांधी को ही हासिल है। तो मुझे लगता है कि राहुल जी के सामने अभी बड़ी चुनौतियां हैं। और जो हम इमरजेंसी की बात कर रहे हैं लगातार, और जो अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं, मैं 2-3 सेकंड और लूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक परंपरा को अगर आप देखेंगे तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ और पहली बार मीडिया के अधिकारों में कटौती की गई, क्रॉस रोड अखबार ने जवाहरलाल नेहरू की सरकार पे आरोप लगाए थे और तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी थी। पहला संविधान प्रेस की आजादी पे हमला नेहरू ने किया। दूसरा 1975 में इंदिरा गांधी ने किया, जिसके बारे में सब बात हो रही, 50 वर्ष हो रहे हैं आज, जिसका मैंने आपको उदाहरण अपने मोबाइल में दिखाया। तीसरा राजीव गांधी जब सत्ता में आए तब उन्होंने क्या किया, मानहानि वाला केस, मानहानि वाला जो मामला पूरा लेके आए थे, और प्रेस सेंसरशिप वो भी परोक्ष रूप से था। जगन्नाथ मिश्रा आपकी सरकार में थे बिहार में, उन्होंने क्या किया था इसको भी याद कर लीजिए। और 2010 में मनमोहन सिंह ने प्रेस एंड टेलीविजन एक्ट, जो केबल एंड टेलीविजन एक्ट 1985 था, उसको बदलने का प्रयास किया था और ड्राफ्ट तैयार हो गया था, जिसमें यह था कि इलाके का कोई भी एसडीएम किसी भी टीवी चैनल में घुस के प्रसारण रुकवा सकता है अगर उसके मन मुताबिक नहीं हुआ। उस समय पत्रकारों की संस्थाओं ने उसका जबरदस्त विरोध किया था, मेरे पास वो सारे दस्तावेज भी मौजूद हैं। उसके बाद ये वापस लिया गया था। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक लंबी सी हरनाम जी कोई रिएक्शन दीजिए, आनंद जी ने जो मुद्दे उठाए उस पर जल्दी से। देखिए, इस बार को आप किसी तरीके से बार बार दोहराते रहिए, इसका एक ही उन्होंने सारी नई बातें रखी हैं और नए पॉइंट्स रखे हैं, दोहराया कुछ नहीं है अभी, फैक्ट्स बताए हैं। चलिए मैं बताता हूं, इनकी बात का जवाब देता हूं। अघोषित इमरजेंसी की जहां तक इन्होंने बात की, देश ने अभी देखा कि 142 सांसदों को जब इस देश की सबसे बड़ी महापंचायत में उनको बोलने नहीं दिया गया, उनको आवाज नहीं उठाने दी गई, किस तरीके से स्पीकर ने उनको बाहर किया। आज देश के 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर, फिर आप जब भी आप ऐसा कोई मुद्दा उठाते हैं ना, आपकी आवाज चली जाती है। ये हम नहीं कर रहे, ये टेक्निकल आप ही के फोन में हो रहा है। जी, जितने तमाम विपक्ष के लोग हैं वो आज उनके खिलाफ अनर्गल तरीके से कोर्ट पर विश्वास रखना सीखिए हरनाम जी, कोर्ट पर विश्वास रखिए। एक बात रीमा जी, हरनाम जी, एक बात आप चुनाव आयोग पर बोल रहे हैं, आप ये बता दो कि किस चुनाव आयुक्त को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा का सांसद बनाया, उसको मंत्री बनाया। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटने के बाद MS गिल साहब याद है ना आपको, उनको न सिर्फ राज्यसभा का सदस्य बनाया बल्कि उनको मंत्री भी बनाया। अब आप बात करते हो दूसरे की, छोड़ दो ये सब बातें जिनके हटने के तुरंत बाद उनको भी सांसद बना दिया गया, ये भी आप याद कर लीजिए। देश में आज तक नहीं हुआ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। मतलब आपका सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है? आपको हरनाम जी याद नहीं है, राज्यसभा के सांसद को इस्तीफा दिलवाकर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया, पहले हाई कोर्ट का फिर सुप्रीम कोर्ट का, और वो चीफ जस्टिस बने। कहिए तो मैं याद दिला दूं। इसलिए थोड़ा सा जब आप किसी की तरफ उंगली उठाते हैं, जिनके घर खुद शीशे के बने होते हैं, मैं फिल्मों का आदमी हूं इसलिए बताता हूं, जिनके घर खुद शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। हरनाम जी बहुत बैकफुट पर है आज, आप देखिए आप किसी चीज का कोई सीधा जवाब नहीं हो पा रहा। बिल्कुल आप तथ्यों पे बात ही नहीं कर पा रहे। आज हर चीज पर आपको सब लोग पानी पी कर बता रहे हैं सारा इतिहास, लेकिन आप जवाब तो सही से दीजिए ना, कम से कम एक भी सवाल तथ्य पर नहीं है। कौन सा जवाब दे दिया? मैं कह रहा हूं कि इस वक्त देश में
इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है आपके किस्से, आपकी पार्टी के, आपकी सरकारों के, वो सब है ना, उनको झुठलाया नहीं जा सकता। कमीशन की जहां तक मैं बात कर रहा था, हमने कहा कि देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इस वक्त इस चलते चुनाव में कितने सारे ऐसे मुद्दों की, उसके बावजूद आप लोगों की कितनी सीटें आई, उसके बावजूद आप लोगों की कितनी सीटें आई हरनाम जी, हरनाम जी, उसके बावजूद कितनी सीटें आई, ये तो बताइए। एलओपी मिल गया आपको पद, ये भी तो सोचिए, ये सब भी तो हो रहा है, इसको नहीं झुठलाया जा सकता। वो क्या केवल विपक्ष के लोग? आरपी सिंह जी जवाब देंगे। ठीक है आरपी सिंह जी, एलओपी बन गया कांग्रेस पार्टी का इस बार, इतनी सीटें आ गई जिसका जीत का जश्न लगातार अभी तक मनाया जा रहा है, और क्या चाहिए था, फिर भी आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये देखिए क्या दिखा रहे हैं आरपी सिंह जी। ये इंडियन एक्सप्रेस अखबार का 26 जून का फ्रंट पेज है, खाली है, सब बात किए। और क्यों खाली था? क्योंकि इमरजेंसी लग गई थी, और इमरजेंसी के खिलाफ इंडियन एक्सप्रेस ने लड़ाई लड़ी। और मैं 1987, मैं इसलिए कहता हूँ कि इनके डीएनए में 1951 बताया, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया 1951 के बारे में, अनंत जी ने, फिर 1975 के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं। 1987 में मैं खुद अखबार में था, अखबार बंद कर दिया इंडियन एक्सप्रेस, लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, जान पर खेल कर लड़ाई लड़ी। मैं नाम दे रहा हूं, प्रदीप सिंह, संजय सिंह, 2 पत्रकार थे, उनके चेहरे पर एसिड फेंका गया, मार पिटाई की गई लोगों के साथ। ये हालत थी राजीव गांधी के काल के अंदर, परंतु ये लड़ाई लड़नी पड़ी हम लोगों को। और फिर उसके बाद जो अभी बताया 2010 की बात बताई इन्होंने कि किस प्रकार से पोस्टर, ये सारी प्रेस मेंटेनेंस बिल लेकर आने की कोशिश की गई, केबल क्यों मैनेज करने के लिए, सब ये सारे का सारा पूरा मैनेजमेंट करने के लिए। परंतु क्योंकि इनके, मैं जो वापस से बात कर रहा हूँ, इनको इमरजेंसी की सिर्फ माफी नहीं, हमको पूरे देश को बार बार इमरजेंसी हर साल, ये खासकर 50 साल हो गए, हमको लोगों को याद दिलानी पड़ेगी। इसलिए याद दिलानी पड़ेगी जैसे हम देश की आजादी याद करते हैं कि हमने देश की आजादी लड़ी, ये छाती पीट पीट कर कहते हैं कि नहीं हमने सिर्फ आजादी लड़ी, आरएसएस कहाँ थी, बीजेपी कहाँ थी। एक दिन उन्होंने बोला था, यही बोला था, अभी शुरुआत इसी बात से की थी उन्होंने। मैं आ रही हूं इसी बात पर। रीमा एक सेकंड, मैं चाहूंगा 15 अगस्त के दिन आप बुलाइएगा हरनाम जी को, मेरे को, मैं सिर्फ इस बात पे बहस करूंगा कि आरएसएस और बीजेपी ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने क्या रोल प्ले किया देश की आजादी के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। मैं आती हूँ इस पर, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं। आप देखते रहिए 5 की पंचायत। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो आप देख रहे हैं 5 की पंचायत, और मैं अब सीधे जरा तारिक जी आप ही के पास आना चाहूंगी। तारिक जी, क्योंकि अब मुद्दा आगे का ही रखते हैं, हो गई बात आपातकाल पर, जिसको लेकर हरनाम जी ने अपनी बात कर दी, आपने भी लगातार अपनी बात की। मैं अब आगे की बात करती हूँ। अब कल से जो स्थिति होने वाली है लोकसभा में, अखिलेश यादव साथ ही में होंगे। अब उत्तर प्रदेश में तो भाई आप लोग मानते ही हैं ना, आपके नेता भी मानते हैं, सब ये बात बार बार कह रहे हैं, आपने भी इसको माना कि जो वोट मिले और जितनी सीटें कांग्रेस को मिली वो आप ही लोगों का फायदा पूरा वहां तक पहुंचा। अखिलेश यादव के होने का फायदा राहुल गांधी को मिला, आप ही का जो वोट बैंक था वो उनकी तरफ गया, इसीलिए यहां तक पहुंच पाया। अकेले अपने दम पर तो कांग्रेस नहीं आ पाती। तो अब ये जो 8500 रुपए वाली बात मैंने आपसे कही थी, क्या राहुल गांधी को ये समझाया जाएगा कि कम से कम उन महिलाओं से ही मिले, कम से कम ऐसे वादे भविष्य में ना करें? मतलब क्योंकि बात तो उत्तर प्रदेश में आप ही लोगों की होती है ना, आप ही लोगों को जनता के बीच जाना पड़ता है, मुंह आप ही लोगों को दिखाना पड़ता है, आपकी पार्टी के लोगों से सब पूछते हैं सवाल। मैं सवाल समझ, एक तो पहली बात कि श्रेय सबका होता है, सिर्फ हमारे वजह से ऐसा हुआ, हम कभी नहीं ऐसा, उसमें राहुल गांधी का भी श्रेय है, अखिलेश जी का भी।
दूसरी बात 8500 रुपए 6 महीना साल भर इंतजार कर लीजिए, सरकार गिर जाएगी, 8500 रुपए भी देंगे। कैसे गिरेगी? उसमें क्या दिक्कत है? गिर जाएगी सरकार, रुक जाइए। कैसे देखेंगे हम और आप देखेंगे, मैं जिंदा रहा तो देखेंगे। अच्छा, ईश्वर आपको लंबी उम्र दे भाई। सरकार गिरने के इंतजार में 8500 रुपए का वादा किया गया था क्या? वो कैसे देंगे कि सरकार गिरेगी? देखिए, ये सब जो मैनिफेस्टो के वादे होते हैं, ये बीजेपी बगैर सत्ता में आए उसको पूरा कर दे। अच्छा चलिए इनसे पूछिए, हिमाचल के अंदर वादा किया था। बड़ी समस्या है, ये बड़ी समस्या है भाई। देखिए पूरा करने की, देखिए हम लोग नॉर्मल इंसान, ये सब भगवान है अपने आप में, तो भगवान लोग बगैर सत्ता में आए मैनिफेस्टो को पूरा कर दे। हम लोग भैया कॉमन आदमी है, जब सत्ता जो वादा हिमाचल में किया था वो तो पूरा करा दीजिए, जो पंजाब में वादा किया था वो पूरा करा दीजिए। एक सेकंड तारिक जी, आपने जो कटाक्ष किया है ना भगवान और आम इंसान और जो भी, मैं सिर्फ ये कहती हूँ मैनिफेस्टो में जो वादे किए जाते हैं उनमें फॉर्म जाकर नहीं भरवा लिया जाता कि अपना आई कार्ड दिखाओ, फॉर्म भरो, इतनी तारीख से पैसे आने शुरू हो जाएंगे। मैनिफेस्टो में कभी इस तरह से नहीं होता है। फॉर्म भरवा लिए गए, बेचारे जो लोग हैं, जनता, मासूम जनता, उन्होंने सोचा फॉर्म भी भरा जा रहा है, आई कार्ड भी दिखाया जा रहा है, सारी डिटेल्स डाली जा रही हैं, बस अब तो पैसे आए। मुझे बोलने ऐसा मैनिफेस्टो कब देखा है हमने? मैम आप एक सेकंड के लिए चिंता मत करिए सर, आप भगवान और अब इंसान की बात मत कीजिए फिर। मैं जनता बहुत प्रबुद्ध है, भगवान नहीं, सुपर नेचुरल लोग नहीं है, सुपर नेचुरल कह देते, इंसानी शक्ति से ऊपर। ठीक, ये लोग बगैर सत्ता में आए अपने मैनिफेस्टो को इंप्लीमेंट कर देते हैं। हमें भाई सत्ता में आना पड़ेगा, और साल 6 महीने की बात है, नीतीश और ये लोग चले जाएंगे, हम सरकार बनाएंगे, 8500 रुपए देंगे। हाइपोथेटिकल, मतलब ये मैनिफेस्टो हाइपोथेटिकल था, जिसमें वादे भी हाइपोथेटिकल थे कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ऐसा है। मैम एक बात बताइए आप, हाँ। अभी 10 सेकंड बाद मेरे और आपके साथ क्या होने वाला है, भविष्य नहीं कोई जानता। ये तो किसी को मैं नहीं पता, नॉर्मल इंसान, किसी के साथ भी नहीं पता। इसीलिए कह रहा हूं, हम पूरी उम्मीद के साथ कहते हैं कि साल 6 महीने में 8500 रुपए देंगे, परेशान जनता नहीं। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। ओके, कौन सी सरकार गिरने वाली है आपकी? यूपी की या कहाँ की? मतलब ये तो खैर दिल्ली की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार चले जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू चले जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, फिर ये लोग सरकार बनाएंगे, फिर 8500 रुपए देंगे। इन्होंने स्पीकर पद के लिए के सुरेश जी को खड़ा किया, उनका नॉमिनेशन बढ़ाया रातों रात। शरद पवार जी ने हमसे तो राय नहीं की, ममता बनर्जी ने हमसे राय नहीं की, और अगर आपने खड़ा किया था तो वोट भी डलवा देना। इनको डर था कि क्या हम अपने वोट, अपने दलों को, अपने घटकों को संभाल कर रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। वो जो 233 नंबर है, वो 233 आंकड़ा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, यहाँ हम एक्सपोज हो जाएंगे। ये तो आपने तो बड़े छाती ठोकर नॉमिनेशन बढ़वाया था, चुनाव लड़ाते ना, क्योंकि ये हमारी बात करें, अपना घर संभाले, अच्छा हाँ, हरनाम जी, ये वोटिंग क्यों नहीं हुई? हरनाम जी को फ्रेम में लाइए एक मिनट। हरनाम जी, ये वोटिंग क्यों नहीं हुई? आपने जब उम्मीदवार खड़ा किया के सुरेश जी, उन्होंने कल इतना बयान भी दिए पब्लिकली और सब कुछ, वोटिंग क्यों नहीं करवाई आपने? मतलब मांग क्यों नहीं की उसकी? देखिए, जहां तक खड़े करने की बात है तो पहले राजनाथ सिंह जी का माननीय खड़गे जी को फोन आया कि स्पीकर पद के लिए हमें आप समर्थन दे दीजिए। तो हमने तमाम जितने घटक इंडिया दल थे, उन्होंने कहा कि आप डिप्टी स्पीकर का पद जो विपक्ष को दे दीजिए, तो हम स्पीकर पद के लिए आपको समर्थन दे देंगे। तो उन्होंने इस तरीके की बात नहीं की। तो क्योंकि के सुरेश जी वैसे तो प्रोटेम स्पीकर वही बनने चाहिए थे, क्योंकि वो इस संसद में सबसे सीनियर मोस्ट सांसद है, और ये परंपरा भी है कि जो सीनियर मोस्ट सांसद होते हैं सदन में, 2 बार का ब्रेक हुआ था उनके सीनियर मोस्ट होने में, 2 बार का ब्रेक हुआ। वोटिंग क्यों नहीं कराई? वोटिंग से क्यों भाग गए? देखिए ऐसा है, एक मिनट रुकिए। हरनाम जी, हाँ हरनाम जी, वोटिंग देखिए ऐसा है कि जब जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि अगर वो दल साथ नहीं था, हम पहले दिन से ही नहीं चाहते कि इस देश में संसद में किसी प्रकार के गतिरोध पैदा हो। अरे गतिरोध तो पैदा हो गया था जब आपने अपना उम्मीदवार उतारा। गतिरोध तो उम्मीदवार से पैदा हो ही गया, उसमें क्या बचा था फिर? सिर्फ वोटिंग से गतिरोध पैदा होता? हाँ, क्या कह रहे हैं? उम्मीदवार उतारा तो गतिरोध तो पैदा हो ही गया, वोटिंग होने से ही गतिरोध होता क्या सिर्फ? या आपको लग रहा था कि आपकी तरफ के भी जो 20-30 हैं वो उधर चले जाएंगे,
तो कहीं आज ही एक्सपोज ना हो जाए हम। खैर ये तो देखिए स्पीकर के पद के चुनाव में जो वोटिंग है, अगर होती तो पता नहीं किसके कहां पर जाते, अगर वो वोटिंग होती तो वोट करते ना। अरे क्यों नहीं किया वोटिंग, यही तो प्रश्न है। कैंडिडेट खड़ा करके वोटिंग क्यों नहीं कराई? आज पहला टेस्ट था राहुल गांधी का, पहला टेस्ट, और पहले टेस्ट में राहुल गांधी फेल हो गया। उनका जो अहम था ना, वो अहम आज टूट गया उनका। वो जो मैं वो आज मैं टूट गई उनकी। अगर हिम्मत होती तो आज वो चुनाव कराते तो दूध का दूध पानी का पानी। हरनाम जी आपको गलत बैटिंग करने के लिए भेज दिया। आज मुद्दा ऐसा है, बैटिंग कर नहीं पा रहे हो। 5 साल में बहुत ऐसे मौके आएंगे जब राहुल गांधी को आप सुनेंगे और देखेंगे। ये जो मैं की आप बात कर रहे हैं, अच्छा। मैं देश के प्रधानमंत्री करते ना कि राहुल गांधी। राहुल गांधी तो समझ लो बनाकर। एक सेकंड ब्रेक लेना है, मुझे लेकिन ओके मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन हरनाम जी रुकिए एक सेकंड। हरनाम जी मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर हंगामे से भी बचना था और गतिरोध से बचना था तो के सुरेश का नाम वापस ले लेना चाहिए था। सिंपल रास्ता वो था। अब आप जिस तरह से आप बैटिंग कर रहे हैं, आपको खुद ही पता है कि मतलब हंसना ही पड़ेगा इस पर। तो आप क्या कहें कि पहले उम्मीदवार खड़ा कर दिया, उसके बाद वोटिंग नहीं की, और वो इसलिए नहीं की क्योंकि हम पहले ही दिन गतिरोध नहीं चाहते थे। दोनों बातों का कोई लॉजिक एक साथ तालमेल में नहीं है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटते हैं। आप देखते रहिए 5 की पंचायत। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए वक्त की बात है, अब मैं फाइनल कमेंट के लिए सबको लेकर आऊंगी। अनंत जी, ये बात दिलचस्प है जो बात हरनाम जी ने कही कि पहले ही दिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष नहीं चाहता था गतिरोध हो, तो अब उन्होंने इतनी कोशिश की आज सुबह वोटिंग ना करवा के कि गतिरोध ना हो, लेकिन फिर देखिए गतिरोध हो ही गया आपातकाल को लेकर के। तो कांग्रेस इतना चाह रही है गतिरोध को छोड़ना, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। देखिए, आज मैं जब संसद का सत्र शुरू होने वाला था, उसके पहले खरगे जी जब घुस रहे थे, तब उनसे जब रिपोर्टर्स ने बात की तो उन्होंने कहा अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं बची है, चुनाव होगा। सुरेश जी ने भी कहा बातचीत में वहां मौजूद संवाददाताओं से कि चुनाव होगा। मुझे नहीं मालूम कि अंदर जाते जाते किस नेता ने, जो नेता सही में पार्टी चला रहे उनका क्या फैसला था, वो ना कांग्रेस अध्यक्ष को पता था और ना, ऐसा मुझे उनके बयानों से लग रहा है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, सुरेश जी के पास जानकारी थी अंदर जाके। और अंदर भी बहुत दिलचस्प हुआ कि एनडीए के घटक दल के ललन सिंह ने मांग की कि वोटिंग होनी चाहिए। हाँ। है ना, उन्होंने कहा कि आई डिमांड ने भी मांग की। हाँ। तो मुझे लगता है कि एनडीए वोटिंग मांग रहा था और जो यूपीए नहीं, अब जो INDIA गठबंधन है, उन्होंने वो वोटिंग से हट गए। अब उनके नेता लगातार ट्वीट करके ये सफाई दे रहे हैं कि वो एक सहमति, सर्वानुमति, समानुभूति, इस पर सदन चलाना चाहते हैं। अब वो थोड़ी देर से ये बयान, वो हमारे यहाँ बिहार में कहते हैं कि वो पिछला रोटी खाने वाले ना, थोड़ी देर से वो उनको लगता है कि हमें ये करना चाहिए, तो अब वो थोड़ी देर से दी गई, जिसको आफ्टर थॉट कहते हैं। तारिक जी, वैसे तो अखिलेश जी से आपकी बातचीत और मुलाकात नहीं हुई, आप पहले ही कह चुके हैं, लेकिन क्या इस बारे में कुछ खबर आई? क्योंकि प्रवक्ताओं को ये बात बता दी जाती है कि आखिर क्या कहना है, तो पता लग पाया कि वो कौन नेता थे जिसका जिक्र अनंत विजय जी कर रहे हैं, जिन्होंने अचानक से फैसला लिया कि वोटिंग भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बस जाएंगे और हम फिर स्पीकर बन जाएंगे ओम बिरला जी, उनको हम कांग्रेचुलेट कर देंगे। कौन थे वो नेता? मुझसे सवाल है क्या? हाँ, आप ही से है, घटक दल है ना। ये कैसे बताया जा सकता है? ये तो मैं नहीं बता सकता। नहीं मतलब पता है आपको, लेकिन बताएंगे नहीं, ये कह रहे हैं आप? नहीं, अरे नहीं मैम, तारिक मुझे जी नहीं पता है। तारिक जी, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। आपकी मुस्कुराहट। नहीं, मैं सरदार जी को थोड़ा खुश कर दूं। हम लोग डर गए, बस डर गए, बस। किस चीज से? अगर इन्होंने कहा वोटिंग नहीं कराई, हमने कहा मैं खुद कह रहा हूं, चलो डर गए थे। अगर इतना कहने से आप खुश हो जाते हैं, यही प्रतिपक्ष का, हमें विरोधी दल मत समझिए। मोहन भागवत साहब की बात याद करिए, हमें प्रतिपक्ष पक्ष का एक और नजरिया, दुश्मन मत, बस। बहुत अच्छा। हम डर गए। फाइनल कमेंट आरपी सिंह जी, गतिरोध
कम करने के लिए और खत्म करने के लिए ये सब फैसला लिया गया विपक्ष की तरफ से? देखिए, मैं उनकी जो आखिरी बात है उसका स्वागत करता हूँ। हम बिल्कुल भी हम नहीं चाहते कि विरोधी नहीं है, आप विपक्ष हैं, विपक्ष की अच्छी भूमिका है, विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, आप भी निभाएं और हम पक्ष की भूमिका निभाएं और देश के जो ज्वलंत प्रश्न है, जो देश की समस्या है, उनका समाधान मिलकर पार्लियामेंट में करें। ये बिल्कुल हम भी इसी लाइन पर काम करना चाहते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अंत में चलते चलते ठीक है, एक सेकंड वक्त नहीं है, जल्दी थे कि अपना कैंडिडेट मत खड़ा करिए, परंतु सबको पता है कि कैंडिडेट खड़ा हुआ और फिर वोटिंग तो निकलाई अंदर खाते, सबको पता है। अगली बार फिर कोशिश कर लीजिएगा, थोड़ी देर बाद फिर मौका मिलेगा किसी। ठीक है, फाइनल कमेंट हरनाम जी, ये संविधान की कॉपी कब तक हाथ में रखी जाएगी, बस ये जल्दी से बताइए, कितने दिन तक? संविधान की कॉपी जब तक ये देश रहेगा तब तक संविधान रहेगा, और संविधान की कॉपी हमेशा हर एक इस देश का जो संविधान का मानने वाला व्यक्ति है, चाहे वो सांसद है चाहे वो सांसद नहीं है, मैं समझता हूँ मतलब रोज हाथ में लेकर चलेंगे सब लोग, ये कह रहे हैं आप? तो इसमें कौन सी बुराई है? अगर संविधान के कोई कानून बुराई नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, चलेंगे या नहीं? जा सकता है, कहीं भी जाएंगे लेकर जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि ये जो सरकार चल रही है इसको बार बार दिखाना पड़ेगा कि संविधान के अनुसार ही चलना है, संविधान से बाहर मत चलिए। ठीक है, संविधान के अलावा कुछ और चीज मत थोपिए, इसीलिए किताब रखी हुई है हाथ में संविधान। आज आपातकाल पर मौन रखते वक्त भी हाथ में था या नहीं था संविधान, उसकी कॉपी? संविधान आज भी था, नहीं दिखाई नहीं दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ आज 5 की पंचायत में जुड़े, और इसीलिए आज अब जबकि स्पीकर का चुनाव हो गया है, पूरी तरीके से ये बात सामने आ गई है कि अब कल से, जबकि आज एलओपी राहुल गांधी बन गए, एक अलग तरीके की तस्वीर भी दिखाई दी जब उन्होंने जाकर कांग्रेचुलेट भी किया। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी भी आधिकारिक तौर पर अभी तक बधाई नहीं दी गई, लेकिन आज से चलिए इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की है कि कम से कम प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए बधाई का जो भागीदार है उसमें बना जाए। लेकिन आगे आगे देखिए अब कल से होता है क्या। चलिए, 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पांच की पंचायत